आप मेरे दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो के हम व्हाट इंडिया कैन गेट आउट ऑफ ब्रिक्स से, इंडिया ब्रिक्स से क्या हासिल कर सकता है। चलो खैर देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है फेस टू फेस वाले अपने डॉक्टर रिजवान अहमद का। टाइटल है ब्रिक्स, व्हाट इंडिया कैन गेट आउट ऑफ ब्रिक्स। चलिए देखते हैं क्या है मामला। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। देखिए भाई, स्टैटिस्टिक्स में मैं नहीं जाऊंगा कि ब्रिक्स में अब इतने परसेंट इकोनॉमी अब ब्रिक्स के अंडर आ गई है, इतने परसेंट पॉपुलेशन आ गई है, इसमें क्या जाना। 2001 में इसका गठन हुआ, ये चीजें आपको कहीं भी मिल जाएंगी, आप देख लेना यार। 2001 में इसका गठन हुआ, उसके बाद 2009 में इसकी पहली बैठक हुई। जो आइडिया फ्लोट हुआ 2001 में हुआ। पहले इसमें सिर्फ 4 मेंबर थे, रशिया था, चाइना था, इंडिया था और ब्राजील था। उसके बाद साउथ अफ्रीका भी जोड़ा गया, तो ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। अब ये हो गया ब्रिक्स प्लस। बहुत से देशों ने इसमें आवेदन डाला, तो पिछले साल जो फाइनल जिनको किया गया है वो सऊदी अरेबिया को किया गया है, ईरान को किया गया है, इथोपिया को किया गया है और इजिप्ट को किया गया है। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो इसमें आना चाहते हैं, जिसमें हमारा बगल का इंटरनेशनल फकीर भिखारी भी है। तो भाई अब ये ब्रिक्स प्लस का जो परिवार है बहुत बड़ा हो गया है। ब्रिक्स प्लस का एजेंडा क्या है? एक है क्वाड, एक है G7। तो इसका जो बेसिक एजेंडा है ब्रिक्स प्लस का, जितना मैंने इसको समझा और पढ़ा है, ये जेब की लड़ाई है, नोटों की लड़ाई है, डी डॉलराइजेशन की ये लड़ाई है। 1944 में जब ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के बाद ये तय किया 40 मुल्कों ने कि इंटरनेशनल जो भी ट्रेड होगी वो डॉलर में होगी। भैया लॉटरी निकल गई डॉलर की। हाँ, डॉलर दुनिया की एक पावरफुल करेंसी बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि डॉलर सिर्फ वहां नहीं खर्च होता जहां पर अमेरिका कुछ पैसा जेब से निकाल के खर्च कर रहा हो। डॉलर वहां इस्तेमाल होता है दुनिया में कहीं भी आपस की ट्रेड हो रही हो। दुनिया के सारे रिजर्व्स डॉलर्स में है, दुनिया की लगभग सारी ट्रेड डॉलर में है। अब हाँ, ब्रिक्स के आने के बाद पिछले 10 साल में इसको धीरे धीरे चैलेंज किया जा रहा है। रिजर्व्स घट सर ऐसा नहीं है कि खामा डॉलर हो गया। डॉलर को खामा नहीं बना वो। डॉलर को अमेरिका ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ट्रेड करेंसी बनाई दुनिया भर में, और उसके लिए उसने एक सिस्टम डेवलप किया था जिसका नाम है स्विफ्ट। और सारा जो लेन देन होता है, इंटरनेशनल लेन देन, वो स्विफ्ट के जरिए ही होता है। आज भी बैंकों में जैसे मेरा यूट्यूब का पैसा आता है मेरे बैंक में, तो स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू ही आता है। तो ये अमेरिका ने बहुत प्लान करके ये किया था, क्योंकि उसे पता था कि डॉलर अगर उसकी करेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत रहेगी, सबसे ज्यादा यूज की जाएगी, तो उसका फायदा उसे मिलेगा। वो जब चाहे तब सैंक्शन लगा देगा, जब चाहे तब बहुत कुछ कर लेगा। उसके पीछे का खेल बहुत बड़ा है उसका। तो अगर ऐसा कहा जाए कि खामा डॉलर ट्रेड की करेंसी बन गई, तो बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से अग्री नहीं करता, क्योंकि फैक्ट्स इसके खिलाफ हैं। फैक्ट्स यही है कि अमेरिका ने सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया कि स्टर्लिंग पाउंड और बाकी चीजों से हटकर सारा ट्रेड इंटरनेशनल डॉलर के थ्रू होने लगा। डॉलर को उन्होंने ट्रेड करेंसी बनाकर कॉमन करेंसी बना दी कारोबारियों के बीच में। शुरू में लोगों को आइडिया नहीं लगा कि इसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा, इंपैक्ट और अमेरिका की ताकत और अमेरिका की पहुंच कहां तक होगी। लेकिन अब जाके इतने सालों बाद लोगों को समझ में आया कि अरे यार, अमेरिका का असल मकसद तो ये था। तो अब धीरे धीरे उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ा जा रहा है। और ये काम इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो बहुत पहले हो चुका होता। ये बहुत मुश्किल काम है और धीरे धीरे इसको किया जा रहा है। रिजर्व्स घट के धीरे धीरे लगभग 60% ऑफ डॉलर के रह गए हैं, या तो लोकल करेंसी के हो गए हैं, या यूएन के हो गए हैं, या पाउंड के हो गए हैं, या यूरो के हो गए हैं। तो ये स्पेस डॉलर की पीछे घट रही है। फिर भी डॉलर का दबदबा है। अब अमेरिका का डॉलर जब मजबूत होता है और सारी ट्रेड जब डॉलर्स में होती है, बैंक्स जो इंटरनेशनल लोनिंग करते हैं वो भी डॉलर्स में करते हैं। अब अमेरिका इसको हथियार की तरह कैसे यूज करता है? अमेरिका हथियार की तरह यूज करता है सैंक्शन लगाकर, कि अब हमने तुम पर सैंक्शन लगा दिया, अब तुम इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करोगे? अगर तुम डॉलर से करोगे तो हम तुम्हारी ट्रेड होने नहीं देंगे, तुम्हें आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिलेगा, बैंक्स तुम्हारे लोन को इनिशिएट नहीं करेंगे या फैसिलिटेट नहीं करेंगे। इसके चलते रशिया ने
2014 जब वो क्रीमिया में घुसा था, इन्वेड किया था, तब से रशिया ये चीज देख रहा था कि उसको इसके चलते कितनी परेशानी हो रही है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो ईरान से चाइना, ईरान पे सैंक्शन लगा रखे हैं, तो ईरान से चाइना अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था वीडियो में, जो शिप्स ऑयल कंटेनर जाते हैं उनको इंश्योरेंस कोई कंपनी इंटरनेशनल नहीं देती है क्योंकि सैंक्शन लगा हुआ है। तो इस तरह से डॉलर को अमेरिका एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ब्रिक्स के पीछे और हर संगठन के पीछे साथियों पहले अपना स्वार्थ होता है। जैसे हमारे शंकर जी ने कहा कि आई एम नाउ, जब उनसे पूछा गया आप इधर भी हो उधर भी हो उधर भी हो, तो उन्होंने कहा आई एम स्मार्ट इनफ टू अवेयर ऑल द ऑप्शंस, आप भी हो जाइए, क्या प्रॉब्लम है। और यही हमने रशिया के साथ किया। जब वॉर हुई, रशिया से हमने तेल खरीदा, रुपीज में तेल खरीदा, उसका नोमेनक्लेचर चेंज किया और पूरी दुनिया में हमने उसको बेचा। और यूरोप और अमेरिका कुछ ना कर पाए, और यूरोप भी यूक्रेन वॉर के टाइम पर रशिया से गैस ले रहे थे। आप लोगों को यह बात पता होगी, तो जयशंकर जी ने गीला जूता निकाल के मारा था पत्रकार के, जो उसने पूछा था। तो रशिया का जो पीछे जो उसका रीजन है वो बेसिक है, इकोनॉमिकल सैंक्शन से लड़ना। और ये जो इतना बड़ा संगठन किया, जमावड़ा किया गया है, लोग बढ़ाए गए हैं, जो मेंबर्स नहीं थे उनको भी इनवाइट किया गया है, तुर्किया भी आया है। ये पुतिन ने दुनिया को एक चीज बताई है कि तुम्हारे सैंक्शंस के बावजूद भी दुनिया मुझे एक लीडर मानती है। दुनिया के लिए मैं बिल्कुल एक वो आदमी नहीं हूं जिसको दुनिया बॉयकॉट करके लीडर्स बैठ सकते हैं। मुल्कों पर हम पर भरोसा है। हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू इकोनॉमिकल ऑर्डर दुनिया का बनाएंगे। हमने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया है जो इंटरनल लोनिंग कर रहा है। हम तुम्हारे स्विफ्ट मैकेनिज्म की तरह ब्रिज सिस्टम बनाएंगे। स्विफ्ट मैकेनिज्म का मतलब ये जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर जिसके ट्रांजैक्शंस बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट होते हैं और बहुत ही ये सीक्रेट होते हैं। तो इसी तरह अब ब्रिज बनाया जा रहा है, बैंक क्रिएट किया जा रहा है, कॉमन करेंसी की बात हो रही है। इंटरनल ट्रेड होगी तो कॉमन करेंसी में होगी। सऊदी अरेबिया के आने से ऑयल का पावर शिफ्ट होके ब्रिक्स में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये देश सऊदी हो गया, ये हो गया, यूएई भी ऐड किया गया, सॉरी, ये अमेरिका के भी साथ इनके गठबंधन है। लेकिन कहीं ना कहीं जब दूसरा गठबंधन एक खड़ा होना शुरू होता है तो भविष्य को देखते हुए तो अमेरिका में तो इस बात की टेंशन है। और ट्रंप ने ये कहा भी था कि अगर आप डी-डॉलराइजेशन करेंगे तो आप पे मैं सैंक्शंस लगाऊंगा और आपको इतनी ड्यूटी फलाने उसमें एक्स्ट्रा आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो रशिया ने तो ये मैसेज दिया है कि आई एम स्टिल अ वर्ल्ड पावर और मेरे बुलाने पर इतने लोग आए हैं, मैं उनका मेजबान था, मैंने उनका होस्ट बना है। यूक्रेन के तुम्हारे सैंक्शन के चलते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है। चाइना क्या मैसेज दे रहा है सबको पता है। चाइना की ट्रेड वॉर कितनी बढ़ के आगे अमेरिका के साथ पहुंच गई है। तो 2014 क्रीमिया के बाद, कोविड के बाद, तो इन दोनों का जो रोल है ये एक तरह से जो लीडर बन के उभर रहे हैं। भारत का भी बहुत महत्व है, लेकिन लीडर बन के अपना अपना स्वार्थ देख रहा है चाइना और रशिया। हर गठबंधन जैसा मैंने बताया एक स्वार्थ का खेल होता है। अब इसमें भारत को क्या स्वार्थ और देखना चाहिए? भारत को फोटो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बात है। भारत को ये इसमें स्वार्थ देखना चाहिए। एक तो इस परिवार के बड़े होने से क्या ये सारे लोग मिलकर भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए प्रमोट करेंगे? क्या चाइना और रशिया भारत को प्रमोट करेंगे? ये पहला सवाल है। जिस नजरिए से देखो भाई, मैं देखता हूं, मेरा देखना ये नहीं है कि मोदी जी के भाषण से थर थर कांपा चाइना और मोदी जी के भाषण से थर थर कांपा अमेरिका। ये कंटेंट और बहुत से सम्मानित यूट्यूब चैनल्स पे बनता है, आप वहां जाके देखते होंगे, आप एंजॉय करते होंगे। मेरा कंटेंट बनाने का ये तरीका नहीं है। तो पहला भारत को इस स्वार्थ देखना चाहिए कि इस परिवार के एक फाउंडिंग मेंबर के चलते क्या इस परिवार के दो लोग रशिया और चाइना भारत को यूएनसी के लिए प्रमोट करेंगे? पहला। दूसरा, जब ये फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, जब सब लोग खड़े होते हैं ब्रिक्स प्लस के, अब ये ब्रिक्स प्लस कहलाने लगा है, इनमें बहुत से कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। सऊदी अरेबिया, ईरान में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इजिप्ट और इथियोपिया में रिवर नाइल के डैम्स के लेके बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कल को अगर पाकिस्तान आ जाता है तो फिलहाल लात पड़ गई है इंडिया पाकिस्तान के कॉन्ट्रडिक्शन, पूरी दुनिया को पता है। इंडिया चाइना के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो एक ये अभी भी इकोनॉमिकल अलायंस बन के उभर रहा है, लेकिन मेरा मानना है जब तक ये स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं बनेगा, जैसे G7 है,
जैसे G7 है, जैसे नेटो है, तब तक इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस ब्रिक्स का पूरा पोटेंशियल हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और भारत का इसमें यही स्वार्थ होना चाहिए, यूएनसी की मेंबरशिप, और भारत इस ब्रिक्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए बेहतर हो कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जहां पर मैं बोलता हूं मेरी वतन परस्ती बहुत अलग हटके है, मेरी इस्लाम परस्ती बड़ी अलग हटके है, और मेरी हिंदुत्व परस्ती भी बड़ी अलग हटके है। मैं भीड़ के साथ नहीं बहता हूं। 4 साल पहले आपके भाई ने एक वीडियो बनाया था, 4 साल पहले। अब हम लोग आते हैं चाइना, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, बिलियन डॉलर का ट्रेड खत्म कर, कि वो कह रहे हैं कि हाँ डिप्लोमेटिकली हम इस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे। जी हाँ, 4 साल पहले जब पूरे देश में हवा बह रही थी कि बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, मैंने कहा था सरकार जो कर रही है करने दो, सरकार को आगे आगे चलने दो, ये इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। और रिजवान अहमद ट्रोल हुआ था और एक मंच बन के उभरा था जिसने कहा था मैं एंटी चाइना, इतने सब किस्सों के बाद अपने प्लेटफॉर्म को बॉयकॉट चाइना की तरह इस्तेमाल नहीं करूंगा। और इस 5 साल में चाइना और इंडिया की ट्रेड फिर से टॉप पर पहुंच गई है, आंकड़े उठा के देख लीजिए। तो भाई मेरी जो वतन परस्ती है, वो जब भीड़ कुछ बोल रही होती है, भैया मैं कुछ और सोच रहा होता हूं। नहीं, वो ठीक है, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है, लेकिन बाइकॉट चाइना क्यों जरूरी है यह भी समझना पड़ेगा। बाइकॉट चाइना का मतलब यह नहीं है कि लोगों ने सामान का इस्तेमाल करना बंद कर। बाइकॉट चाइना का मतलब है, दर्शक आप मुझे बताइए कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। बाइकॉट चाइना का मतलब है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करना। कारोबार एक अलग चीज है। कारोबार यह है कि कुछ चीजें हम बना रहे हैं, वो आपके यहां जा रहा है, कुछ चीजें आप बना रहे हैं, वो हमारे यहां आ रहा है। इसमें भी अभी भारत चाइना के भी डेफिसिट है, मैं ये बिल्कुल बात मानता हूं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, बाइकॉट चाइना का मतलब है डिपेंडेंसी खत्म करना, कि किसी एक चीज के लिए हम डिपेंडेंट नहीं रहे उनके ऊपर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी ब्रिक्स की मीटिंग खत्म हुई है और भारत ने 5, भारत की सरकार ने, अब इसको आप बाइकॉट चाइना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, भारत की सरकार ने 5 चीजों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया चाइना से, और 5 बहुत अहम चीजें। अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, और लोकल जो हमारी कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उन पर भी असर पड़ता है। इसके लिए किया गया। दूसरी मैं वजह बताता हूं। दूसरी फील्ड है खिलौनों की फील्ड। हमने बाइकॉट चाइना किया। आज बाइकॉट चाइना की वजह से भारतीय टॉय इंडस्ट्री में बूम है। जो भारतीय टॉय इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, बाइकॉट चाइना करने से वो टॉय इंडस्ट्री वापस दोबारा खड़ी हो गई है, और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं खिलौने। हम क्वालिटी के खिलौने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कमाई बढ़ रही है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे जो ये पॉइंट ऑफ व्यू बाइकॉट चाइना, इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना को बाइकॉट कर देना है। बाइकॉट चाइना का मतलब है कि डिपेंडेंसी खत्म करनी है, उन चीजों को बाइकॉट करना है जिससे हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर, लोकल जो हमारे बिजनेसमैन है, उन पर असर पड़ रहा है। फर्क है इसमें। तो हमारे लिए बाइकॉट चाइना का मतलब ये होना चाहिए कि डिपेंडेंसी खत्म करो, पहली चीज, और दूसरी कि बराबर की ट्रेड हो, कि अगर 10 चीज हम आपसे लेते हैं तो 10 चीज आपको हम देते भी। वो डेफिसिट कम करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो मैं इस बात के समर्थन में हूं कि बाइकॉट चाइना होना चाहिए। ट्रेड अलग चीज है, बाइकॉट चाइना अलग चीज है। जब मुसलमान कुछ बोल रहे होते हैं तो मैं कुछ और सोच रहा होता हूं। जब हिंदुत्व की बात कहीं कुछ हो रही होती है तो मैं उसको अलग नजरिए से देख रहा होता हूं। तो मैंने एंटी बॉयकॉट चाइना को अपने प्लेटफॉर्म से प्रमोट नहीं किया था, और आज आप हालात देख लीजिए। अगर ब्रिक्स प्लस बनकर ये तैयार हुआ है, अगर डी-डॉलराइजेशन की बात हो रही है, अगर डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, अगर ब्रिज की बात हो रही है, तो भाई भारत फिर चाइना से कहां अलग है? ट्रेड में भी हम इतना एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, नंबर 1 पे चलना है। तो एक जो ब्रिक्स की जब पूरे लोग खड़े होते हैं, लीडर्स ऑफ द स्टेट, इसमें जो मैं कॉन्ट्रडिक्शंस देखता हूं, और उन कॉन्ट्रडिक्शन से भारत को बहुत नुकसान हो रहा है।
तो मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, अपने मार्केट को इस्तेमाल करते हुए, अब रुपये में जो लोग डील कर रहे हैं, यूपीआई कितने मुल्कों में एक्सेप्ट हो रहा है, भारत को भैया अपना स्वार्थ देखकर, वतन परस्ती के चलते हुए कहीं पीछे हटकर, कहीं पीछे हटाकर, कहीं बीच का रास्ता हटाकर, निकालकर, रशिया को बीच में डालकर चाइना के साथ अपने मैटर्स को सॉल्व करना चाहिए। तब ये प्लेटफॉर्म, और ये इंश्योर करना चाहिए कि चाइना इंडिया को यूएनसी के लिए प्रमोट करेगा, और ये दबाव बनाना चाहिए कि यूएनसी को अब बड़ा करो, 5 मुल्क बहुत दिनों से चल रहे हैं। तो भारत को मैं बस ब्रिक्स के नजरिए से, इकोनॉमिक्स हर चीज के साथ रहते हुए इस नजरिए से देख रहा हूं। और अगर भारत इस ब्रिक्स के टूल को इस्तेमाल करते हुए, इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए अपने डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करने के, जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेरर भी आता है, कल को अगर पाकिस्तान जुड़ता है, और ये नेचुरल चीज है मेरे भाई, हमारे आप में एक साथ गठबंधन इकोनॉमिकल कैसे हो सकता है जब हम एक दूसरे की पीठ पर छुरा मार रहे हैं। भारत ब्रिक्स का मेंबर है अमेरिका का वर्चस्व कम करने के लिए, भारत क्वेड का मेंबर है चाइना का वर्चस्व कम करने के लिए। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि वी हैव ऑल द ऑप्शंस, लेकिन अगर ब्रिक्स भारत जिसका फाउंडिंग मेंबर है, जिसका वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर है, भारत को अपने रसूख को इस तरीके से इस्तेमाल अगर भारत करता है, तो ब्रिक्स के स्ट्रेटेजिक फायदे भी भारत को होने चाहिए, बनस्बत सिवाय इकोनॉमिकल फायदों के। और किस हद तक भारत दोनों जगह बैलेंसिंग कर सकता है, यह भी देखना पड़ेगा। तो मोदी जी को जल्दी से जल्दी ब्रिक्स को इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिकल फायदे के साथ साथ अपने स्ट्रेटेजिकल फायदे के लिए। पहला, यूएनसी की मेंबरशिप, और दूसरा, हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, वो किसी तरह हनक के साथ नहीं, किसी तरह बोल रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से सॉर्ट आउट होने चाहिए। और तीसरा, इस ब्रिक्स के पावर को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर टेरर और कश्मीर इशू सॉर्ट आउट होना चाहिए। और यह भी ब्रिक्स का एक एजेंडा होना चाहिए। हवाई में इकोनॉमिकल ग्रोथ एक दूसरे की नहीं हो सकती जब हम एक दूसरे के पीठ में छुरा मारने के लिए तैयार बैठे हैं और मार रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। मैं कई पॉइंट्स पे अग्री नहीं करता हूं। देखिए, आपको क्या लगता है कि अगर चाइना यूएनएससी के लिए मान जाता है तो अमेरिका टांग फंसा देगा? G7 में और ज्यादा मेंबर्स क्यों ऐड नहीं हो पाए? क्योंकि वो ऐड करना नहीं चाहते। वो G7 को एक्सक्लूसिव क्लब बना कर रखा हुआ है, इसीलिए तो ब्रिक्स की जरूरत पड़ी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जो 5 देश हैं जिनके पास वीटो है, ये क्यों हैं? ये कभी अपना वीटो जाया नहीं करने देंगे, वो कभी भारत को नहीं आने देंगे। अगर चाइना मान जाएगा, अमेरिका अपोज कर देगा, अमेरिका मान जाएगा, चाइना अपोज करेगा, और कभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये लोग भारत को या किसी भी और देश को नहीं आने देंगे। ये तभी मुमकिन है जब यूनाइटेड नेशन में आमूल चूल परिवर्तन किए जाए, बदलाव किया जाए, पुराने सारे रेजोल्यूशन को खत्म किया जाए और नए सिरे से फिर से वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए कोई नया फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। ये जब तक वीटो पावर का खेल रहेगा, इम्पॉसिबल। और ये भारत के जो विदेश मंत्री हैं या जो भारत की हमारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, वो भी ये जानती है कि यूएनएससी में एंट्री भारत के लिए नामुमकिन है, क्योंकि सारे एक हो जाएंगे और एक ने उठ के कह दिया कि नहीं, तो बस नहीं। तो अभी चाइना यस नहीं कर रहा है, बाकी सब यस कर रहे हैं। कल को जैसे ही खबर लगेगी उनमें से किसी को ना कि चाइना यस करने की तैयारी में, उनमें से कोई एक मुकर जाएगा। मेरी बात याद रखिए। दूसरी बात में आता हूं कि एक दूसरे के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब लड़ाई तो अमेरिका और चीन के बीच में, लेकिन ट्रेड भी है। लड़ाई रशिया और वेस्ट फोर्सेस में भी है, लेकिन उनके बीच भी ट्रेड है। तो ये कहना कि ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम कश्मीर का विवाद सुलझाने में करें और ये करें, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही फैसला नहीं। ब्रिक्स एक अलग प्लेटफॉर्म है और वहां पर फिर वो गलती नहीं हमें करनी चाहिए जो पाकिस्तान करता है कि हर प्लेटफॉर्म पर जाकर कश्मीर का रागा लाता है। हम ऐसा नहीं कर सकते। कश्मीर अलग मुद्दा है, ब्रिक्स अलग मुद्दा है। उसका फायदा उठाकर इधर दबाव बनाना, दैट इज नॉट
गुड फॉर आवर डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड डिप्लोमेटिक जो हमारी रणनीति वो। इसके अलावा अब हम आते हैं कि नेटो फोर्सेस, मुझे नहीं लगता कि ब्रिक्स को नेटो फोर्सेस की तरह या नेटो की तरह ऑपरेट करने की जरूरत है, क्योंकि अब जमाना उस जंग का नहीं है, यह जमाना पैसे की जंग का, इकोनॉमी की जंग का। और जो जितना पावरफुल इकोनॉमी में होगा तो दूसरे देश को खा जाएगा। भाई रिलायंस है तो उसने कई छोटी मोटी टेलीकॉम कंपनियां खा गया। वो बड़ी मछली हमेशा छोटे मछली को खा जाती है, छोटी मछली सर्वाइव ही नहीं कर सकती उसके आगे ना, छोटी मछली। तो इसलिए आपको अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी होगी, और इकोनॉमी मजबूत करने का इकलौता रास्ता है देशों के साथ ट्रेड करना और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। वो काम भारत ने शुरू किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ब्रिक्स को नेटो की तरह नहीं बनाना चाहिए, और इसमें कश्मीर इशू का विवाद नहीं लेकर आना चाहिए। कश्मीर का विवाद मेरे और पाकिस्तान के बीच में है, हमारे और पाकिस्तान के बीच में, हम बायोलेटरली इसको ठीक कर लेंगे जैसा भी हो। चाइना और भारत के बीच में, हाँ, इस बात से मैं आपको अग्री करता हूं कि जब मेंबर स्टेट के बीच में ये प्रॉब्लम होगी तो आप उससे आगे कैसे बढ़ेंगे। ये बात पुतिन ने चाइना को भी कही और पीएम मोदी को भी कही, खासकर चाइना को कही, तभी जाकर ये अभी रिजॉल्व हुआ इशू, जो अभी ये मामला चल रहा था 4 साल से, ब्रिक्स की मीटिंग के ठीक पहले। तो आप इसकी टाइमिंग को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बात बाकियों को भी पता है कि अगर आपस में लड़ेंगे तो वो यूनिटी जो दिखानी है हमें सामने वेस्ट को, वो यूनिटी नहीं दिखेगी। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, बट देखते हैं। तो दर्शकों, आप मेरे पॉइंट से कितना अग्री करते हो जरूर बताइए, और डॉक्टर रिजवान के पॉइंट से आप कितना अग्री करते हो ये जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो दोस्तों वीडियो होगी खत्म। रिजवान ने बातें काफ़ी ठीक है, मैं काफ़ी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। सबसे बड़ी जो मेरे नज़दीक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर रिजवान ने, ये जो ब्रिक्स है ना, जिस तरह G7 समिट बना है, सर जो ब्रिक्स बन रहा है इसको स्ट्रेटेजिक अलाई होना चाहिए। मतलब कि सिर्फ इकोनॉमिक अलाई नहीं, लेन देन पैसे का कारोबार का नहीं। जिस तरह G7 एक वो मानते हैं ना, यूके USA कनाडा, ये सब मानते हैं कि ये G7 मतलब 7 बड़े सुपरमैन का ये ग्रुप है। इस तरह ये भी ब्रिक्स को भी, मतलब वो हर लिहाज में दूसरे की सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिकली भी और दूसरी मतलब स्ट्रेटजी के लिहाज से भी। तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि इन कंट्री को एक अहद करना चाहिए। ब्रिक्स, पाकिस्तान चाहे इसमें अभी है नहीं, चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील और क्या नाम है, साउथ अफ्रीका, तो इनको ये अलाई, स्ट्रेटजिक अलाई मतलब मैं अपना खान साहब क्या नाम उसका, रिजवान किस बात से मुतफिक हो। बाकी तो इसका और फायदा ही नहीं है। अगर इंडिया पर हमला होता है तो ये बाकी 4-5 जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट करें, चाइना भी सपोर्ट करें। इसका तो यही फायदा, और तो उसका कोई फायदा नहीं। क्या फायदा, यह ज्यादा अपनी अच्छा मेन तो ये बनाया गया ना डी-डॉलराइजेशन के लिए, मतलब हाँ, डॉलर का हुकूमत खत्म करने के लिए। क्योंकि इस समिट में तो प्यूटन ने लहरा दी है करेंसी भी, डॉलर को काउंटर करने के लिए। उसमें मतलब फ्लैग्स बने हुए हैं, ब्राज़ील का फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग है, बाकी मतलब जितने कंट्री है, सेंटर में एक गोल चक्कर सा बना हुआ है। तो उसमें अब देखें ये कामयाब करेंसी कितनी होती है, क्योंकि इंडिया और रशिया की तो पहले रूबल में ट्रेड हो रही है, रूबल और रुपये में। लेकिन ये करेंसी कितनी कामयाब होती है ये वक्त साबित करेगा, लेकिन होना चाहिए। वैसे क्या सोच है यूएस की, किस तरह उन्होंने जो है डॉलर को मजबूरी बना दी है सभी लोगों के लिए, चाहे ट्रेड करनी, चाहे आपको काम करना है, चाहे दूसरे मुल्कों के साथ लेन देन करना है, सब कुछ डॉलर्स में ही होगा, जो मर्जी हो जाए। अच्छा इसमें ना एक और दो पॉइंट बड़े मज़ेदार हैं। एक ये कि अगर पाकिस्तान इस समिट में जाता है तो डॉक्टर रिजवान बोल रहे हैं, तो फिर
इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया की तरफ जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये अश्योर करना चाहिए कि ये नहीं होगा। हाँ तभी ये अगर पाकिस्तान को एंट्री मिलती है ना, तो चाइना और रशिया को ये अश्योर करना चाहिए पहले कि जो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है इंडिया में, ये ना हो, तो तब उनको ये एंट्री दे देनी चाहिए। ये पॉइंट मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता, सबूत है, तो पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए। इंडिया भी अगर करता है, इंडिया के पास सबूत ढूंढ अगर है, तो इंडिया को भी नहीं करना चाहिए। चाइना करता है, जो कंट्री उसके बॉर्डर्स की नहीं करते, इज्जत एहतराम नहीं करते, उनको तो एक ग्रुप में होने नहीं चाहिए। तो देखें कि बाकी ये है कि इसका यूरोप देख रहे हैं, उन्होंने बॉर्डर ही खत्म कर दिए। बिल्कुल बॉर्डर, हाँ उसके तो बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं पहले जर्मनी का था वो, तो हाँ खत्म कर दिया सभी कंट्री का। मेरे बर्लिन की दीवारें गिरी कि नहीं गिरी? बर्लिन में तो इस समय था ना तकसीम जर्मनी, बड़ी दर्दनाक हिस्ट्री है, मैथ हिस्ट्री में बड़ा यार आप देख लें वो कनाडा और दूसरा यूएसए की कोई है ही नहीं, सिर्फ एक छोटा सा कह लें कि पिलर सा बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस साइड पे लिखा हुआ है यूएसए, दूसरी यार साइड बड़ी लिखा हुआ है। वीडियोस वायरल होती हैं, वो खड़े होते हैं बॉर्डर पर कनाडा यूएसए के, हाँ छलांग लगाते हैं, कहते हैं हम अब कनाडा में, फिर छलांग लगाते हैं, कहते हैं हम इंडिया अपना यूएसए में। ये है बात, और पूरे यूरोप में आ सही है, तो बिल्कुल। यही होना चाहिए हमारे यहाँ। अच्छा एक बात क्वेश्चन ये पूछना था कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि जो कनाडा और इंडिया के तल्लुकात तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, हालांकि मैंने वो सुना है कि वो जो है ना स्टूडेंट्स जो इंडिया के उनको भी वापस भेज रहा है। नहीं पता नहीं, मैंने मैंने न्यूज़ आज सुनी है। न्यूज़ सुनी है कि यूएसए से, बल्कि सुनी क्या, आलोक सर ने लगाया हुआ था अपना एक, वो क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था कम्युनिटी में, कि एक पूरा प्लेन जो है लोड करके भेजा गया है इंडिया में, यूएस में, जो इलीगल माइग्रेंट्स थे। मतलब कि यूएसए चाहता है अब आई थिंक इंडिया के माइग्रेंट्स वापस भेजे। इंडिया से माइग्रेंट्स जा भी बहुत रहे हैं, मैक्सिको हाँ, की बहुत ज्यादा। डंकी लगाते हैं, डंकी लगाकर मैक्सिको से यूएस, और जाते भी यूएसए में ही हैं और कोई वहाँ रुकते ही नहीं हैं। अच्छा जो मैंने ये पूछना था कि जो इंडिया और कनाडा के तो तल्लुकात हैं वो ख़त्म हो गए, दोनों कंट्रियों ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है और वीज़ा पर भी बैन लगा दिया गया कनाडा की तरफ से, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल एयरलाइन जो कि कनाडा की हैं वो डायरेक्ट आ जा रही हैं। ये क्या होता है? टोरंटो से आती हैं दिल्ली में, और हैं भी जो कह लें कि इंडिया की होती हैं और दूसरी होती हैं अपना कनाडा की। तो ये मुझे समझ नहीं अभी आया थोड़ा सी खत्म नहीं ना हुए यार। उसने तो अभी भी उसने आज उसने एक बयान दिया है, उसने कहा उसने जो है ना पाबंदियां लगा दी, स्टूडेंट्स को वापस भेज रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को। चलो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था यूएनएससी में मेंबरशिप फॉर इंडिया, तो ये कोई भी नहीं चाहता, आलोक सर की बात मैं भी मानता हूँ, कोई भी नहीं चाहता इंडिया यूएनएससी की में आए। ये जो 5 कंट्री बड़ी है ना जिनके पास वीटो पावर है, अगर अभी मान रहा ना यूएसए मान रहा है, तो अच्छा वैसे ये मिलना चाहिए था इंडिया को, वो डिजर्व करता है। बिल्कुल, लेकिन मिला नहीं है। ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है भाई रशिया, यूएसए की। चाइना, अमेरिका, यूके, आई थिंक फ्रांस है पांचवा, हाँ फ्रांस भी है। पांचवा फ्रांस है। अलग फ्रांस के लिहाज से जो है ना इंडिया काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सारे कंट्री मार रहे हैं, 4 मार रहे हैं, चाइना नहीं मार रहा। तो जब चाइना मान देना है, किसी और ने नहीं माना, यूएसए ने नहीं माना। अच्छा वो एक तरफ वो उसका बयान, अगर किसी एक ने भी मतलब रिजेक्ट कर दिया तो चाइना और इंडिया यूएनएफसी का परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता। ये तो सभी ग्रुप में ऐसा होता है, जितनी भी तंजीमें दुनिया की बनी हुई हैं और उनका ये- ऐसा ही है, वो इस लिहाज से भी चलती हैं। लेकिन इंडिया डिजर्व करता है हर लिहाज से। अब फ्रांस से कहीं ज़्यादा इंडिया इकोनॉमिकली पावरफुल है, आई थिंक मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि पहले नंबर पर है यूएसए, रशिया, चाइना और इंडिया। फ्रांस नीचे रह गया। फ्रांस तो डिजर्व नहीं करता। नहीं फ्रांस की टेक्नोलॉजी अगर देखी जाए ना भाई वो और यार ओवरऑल पावर चेक करनी है ना, टेक्नोलॉजी गई भाड़ में। पावर के लिहाज से इंडिया पावर के लिहाज से इंडिया आगे ज़्यादा। हाँ इंडिया तो उससे आगे बिल्कुल है, लेकिन ये भाई यूएसए की साजिश है। यूएस जो है ना दुनिया की कितनी कंट्री है जिन्होंने इंडियन वर्कर्स को खुद बुलाया, 1-1 लाख है, 4-5 कंट्री हैं जिसमें इसराइल भी शामिल है। और दूसरी जानब
यूएस से खुद वापस लोगों को, इंडियन लोगों को भेज रहा है। तो इसमें मतलब कि वो इंडिया को किसी न किसी तरीके से काउंटर कर रहा है अभी भी। तो आने वाले दिनों में जब कह लें कि उसके पूरा उसका जो प्लान के मुताबिक चल रहा है, तो वो आने वाले एक दिन ऐसा दावा बोलेगा इंडिया के ऊपर कि इंडिया कुछ कर नहीं पाएगा। इंडिया को इस बात समझना चाहिए। लेकिन इंडिया डिजर्व करता है। हाँ, इंडिया डिजर्व करता है ये बिल्कुल, बात और है। मिलना भी चाहिए ये बात पे। री राइट होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ ये जो जीवन के कवानीन है उनको री राइट होना चाहिए। पर ये एशियन कंट्री के लिए कह लें कि नहीं है। जो फायदा पहुंचाना होता है ना, वो यूरोप और यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन को पहुंचाना होता है। लेकिन जो पाबंदियां लगानी होती है, जो करना होता है, उसके लिए जो है ना, ये जितनी भी एशियन कंट्री हैं उन पर पाबंदियां लगाती चले हैं। ख्याल मिलते हैं वीडियो में साथ। गॉड ब्लेस यू।